हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम करेंगे ईवीएस की पेडागोजी। ईवीएस की पेडागोजी जो है वो आपके पीआरटी टॉपिक में आती है। पीआरटी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपके सीटेट और पीआरटी में जो टॉपिक आता है ईवीएस का, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, यहाँ से आपके 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं पर्यावरण से, ईवीएस से, ठीक है ना। तो उनमें से 15 नंबर जो आपके पेडागोजी के आएंगे। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण की अवधारणा दो शब्दों से मिलकर बनी है। प्री प्लस में आवरण, मतलब आवरण जो हमारे चारों ओर का जो आवरण है, उसका अर्थ है वह जो हम चारों ओर से जिससे घिरे हुए हैं। तो हमारे चारों ओर क्या क्या है, वायु है, धरती है, वन, सूर्य आदि सभी के सभी क्या है, शामिल है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मानव के चारों ओर मानव निर्मित सामाजिक तत्व भी है जो उसको घेरे हुए है और उसे प्रत्येक क्षण किसी न किसी रूप से प्रभावित करते रहते हैं। मानव का प्रत्येक क्षण पर्यावरण में व्यतीत होता है, मतलब हर पल वो क्या रहते हैं, पर्यावरण के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। सीसी पार्क के अनुसार कुछ डेफिनेशंस है, इनको देख लीजिएगा। सीसी पार्क के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। फिर डगलस और हॉलैंड के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली बाह्य समस्त शक्तियाँ, जो हमारे चारों ओर सारी की सारी शक्तियाँ हैं, परिस्थितियाँ है, घटना है, को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। अंटेंसी के अनुसार क्या है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर। बोरिंग के अनुसार एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसे प्रभावित किया करता है। तो पर्यावरण आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे चारों ओर क्या क्या घटनाएं हो रही है, किन किन चीज़ों से हम प्रभावित हो रही हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम किसके अंदर में रहते हैं, पर्यावरण के ही बीच में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन से हैं, कौन से घटक हैं जो पर्यावरण को, जो प्रत्येक प्राणियों को, परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। तो ये देखिए, भौतिक घटक है। भौतिक घटक कौन से हैं, भूमि है, वायु है, जल है। ठीक है। जो फिर है जैविक घटक, जिनमें जीव है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, जानवर है, मनुष्य है। फिर आते हैं सामाजिक घटक। सामाजिक घटक में कौन से आ जाते हैं, जनसंख्या, सामाजिक प्रणाली, जो समाज में क्या क्या प्रथाएं चल रही हैं, सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रही है, सामाजिक संबंध और नागरिक शास्त्र, ये सारी की सारी क्या है, सामाजिक घटक है। सांस्कृतिक घटक कौन से होते हैं, नैतिक मूल्य, धर्म, कौन से धर्म है, डिफरेंट हमारे पास धर्मों के लोग रहते हैं, अभिवृत्ति आदि, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सांस्कृतिक घटक में। फिर आते आर्थिक घटक। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपका जीवन स्तर अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपका जीवन स्तर निम्न स्तर का होगा। तो ये भी आपको क्या है, जिंदगी को प्रभावित करती है। फिर मनोवैज्ञानिक घटक, समप्रत्यय। समप्रत्यय का मतलब होता है कि हमारी खुद सोचने समझने की शक्ति कैसी है, हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे। मतलब एक इंसान होता है कि छोटी सी समस्या पर भी हवा बना लेता है, और एक होता है कि बहुत बड़ी समस्या होती है, समस्याएं सॉल्यूशन के लिए ही होती है। ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से वो अपनी समस्या को सोल्व कर लेता है। जीवन विस्तार और जीवन का क्या क्या लक्ष्य है। फिर आता है ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक में क्या आ जाता है कि हमारे आसपास में कौन सी ऊर्जाएं हैं, सौर ऊर्जा, पृथ्वी शक्ति और ऊर्जा आदि। फिर आते हैं राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक में कौन से आ जाते हैं भैया, राजनीतिक घटक और अंतर्राष्ट्रीय घटक। हमें वर्ल्ड के तौर पर भी हमें क्या किया जाता है कि प्रभावित होते हैं। ठीक है। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एक अलग विषय के रूप में कब सामने आया। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में एक अलग विषय के रूप में, देखिए, पर्यावरण अवधारणा एक अलग विषय के रूप में विशेषकर 6 से 8 में, मतलब कहाँ पे यूज करते हैं हम, 6 से 8वीं क्लास में, 21वीं सदी की देन है। वर्तमान काल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में पर्यावरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तथा संसार में पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम चलाया। इसके 50 स्कूलों में पर्यावरण के लिए विभिन्न विभिन्न पक्षों पर अध्ययन आरंभ कर दिया। ठीक है। ओके। फिर भारतवर्ष में मूल रूप से भारतवर्ष में आधारभूत तथा गैर आधारभूत शिक्षा प्रारंभ में अलग विषय के रूप में अवधारणा जो पर्यावरण था उसका कोई स्थान नहीं था पहले। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में
ने पर्यावरण अध्ययन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ओके। फिर आता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया था? 1964-66 में। पर्यावरण का अध्ययन 3 से 4 के पाठ्यक्रम एक अलग विषय के रूप में माना और 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान के रूप में नाम दिया गया। ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक आता था ना, SS जिसको हम बोलते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 86 और 92 में पर्यावरण अध्ययन नामावली का उल्लेख नहीं किया गया, किंतु इनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बात कही गई है। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने पाठ्यक्रम को तैयार किया। इसमें कक्षा 9 के आगे की कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में नाम लिया गया, मतलब आप एक अलग विषय के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर वर्ष 2005 में इस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा शिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क दस्तावेज निकाला। देखिए, आपको ये भी याद हो रहा है कि ये क्या क्या है। हमारी शिक्षा नीति कब कब आई? 68, 86 और 92 में 86 वाली रिवाइज हुई थी। फिर 2005 में NCF 2005 आया था, उसमें 3 से 5 तक के पाठ्यक्रम को अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, फिर आता है कि पर्यावरण का वर्गीकरण कौन सा है। पर्यावरण का वर्गीकरण है एक भौतिक वर्गीकरण, जैविक तत्वों लेविन ने भौतिक वर्गीकरण में शामिल किया है। फिर आता है सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से होते हैं? पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक जो प्रकृति ने बनाया है और मानव निर्मित जो मानव ने बनाया है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। जैविक जिनमें जीव होता है और अजैविक जिनमें जीव नहीं हो पाया जाता है। जैसे देखिए, जैविक में कौन से आ जाएंगे? वनस्पति, सूक्ष्म जगत। ठीक है, ओके, सूक्ष्म जगत। और अबायोजिक में प्राणी जगत, जैविक में ही है ये, प्राणी जगत, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि पर्यावरण के 2 भाग हैं तथा सामाजिक अध्ययन संबंध मुख्यतः सामाजिक वातावरण से है। देखिए, सामाजिक और मानव निर्मित कौन सा है? परिवार है, समुदाय है, आर्थिक, राजनीतिक। एक मिनट, देखिए, ओके, जैसे परिवार, समुदाय, आर्थिक, राज्य, राष्ट्र, विश्व, राष्ट्रतंत्र, समाजतंत्र, संस्कृति, तकनीकी, दार्शनिक, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मानव निर्मित में आ जाएंगे। ठीक है, अब मानव अध्ययन संबंधों के 4 बिंदुओं पर आधारित है। एक ब्रह्मांड, एक मानव के संबंध, एक संस्थाएं और एक अन्य संबंध। ठीक है, मानव का मानव से संबंध, मानव का दूसरे संस्थाओं से संबंध, मानव का ब्रह्मांड से संबंध और मानव का अन्य तत्वों से संबंध। अब प्रकृति कैसी होती है? देखिए, ये क्वेश्चन पेडागोजी में आते हैं। प्रकृति कैसी है आपकी? पर्यावरण की। प्रकृति में जल, भूमि, खनिज, वनस्पति, वन्यजीव आदि सभी आ जाते हैं। मानव इन प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होता है, इन्हें प्रभावित करता है। इसे मानव का भौतिक वातावरण भी कहा गया है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण मैंने अभी बताया कि अलग अलग कर दिया है इसने, अब डिटेल में बता दिया, एक जैविक और एक अजैविक। ठीक है, जैविक में कौन से आ जाएंगे? जैविक संसाधन वे संसाधन है जिनमें जीवन शामिल है। ठीक है, जिनमें जीवन शामिल है, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीवाश्म, मछली, जल आदि सारे के सारे किसमें है? जैविक संसाधन में। दूसरा वर्गीकरण क्या होता है? एक होता है अजैविक संसाधनों में भूमि, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? अजैविक में आ जाएंगे। फिर दूसरा वर्गीकरण है एक बार समाप्त होने वाले, एक होते असमाप्त होने वाले। देखो, एक होता है समाप्त नहीं होने वाले, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सारे कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। समाप्त होने वाले कौन से हैं? वन है, आप बार बार उसको काटते जाओगे तो वो समाप्त होंगे कभी ना कभी। वन्य जीव है, भूमि है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु है, मछली है, खनिज पदार्थ है, वो सारे के सारे एक टाइम पे आके ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं बचाए रख सकने वाले, जिनको हम बचा के रख सकते हैं। वो है आपके, एक है पूर्णतः समाप्त होने वाले, एक बार यूज किया वो कंप्लीट समाप्त हो जाएंगे। एक होता है कि जिनको हम बचा के रख सकते हैं। ठीक है, बचा के रख सकते हैं वन, जीव जंतु और पौधे, उनका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं। देखिए, वनों को हम क्या करते हैं? फिर से पेड़ पौधे लगा सकते हैं, काटने के बाद मतलब फिर से लगाएंगे, टाइम तो लगेगा लेकिन ये फिर से उग सकते हैं। जीव जंतु है, जीव जंतुओं की ग्रोथ होती जा रही है तो ये भी क्या होगा? जीव जंतु। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं। फिर देरी से नया होने वाले क्या है? भूमि। एक बार अगर मान लीजिए कहीं पे परमाणु बम का यूज किया गया है, कहीं पे फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं, लेकिन उसका रिन्यूएबल हम कर सकते हैं फिर भी। ठीक है, पुनः नए होने वाले जैसे खनिज है, तेल है, कोयला है, वन्य जीव है, कभी भी ये कभी नया नहीं होंगे, एक बार इनका यूज किया तो वो खत्म हो जाते हैं।
ठीक है। सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं देखिएगा। सामाजिक संस्थाएं हैं, देखिए ये जो टॉपिक है ना आपके पेडागोजी में जो समाजीकरण है उसमें भी आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। समाज उन व्यक्तियों मानवों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा आपस में जो संबंध बनाते हैं। समाज मानव संबंधों का जाल है। समाज में समानता और भिन्नताएं पाई जाती हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज परिवर्तनशील है। समाज एक व्यवस्थित जटिल व्यवस्था है। समाज में अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार से हैं। एक परिवार, सबसे पहले हमारा परिवार होता है। परिवार का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। बच्चे का जन्म जो है परिवार में ही होता है, ठीक है। देखिए परिवार को हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। बच्चे का जन्म, उनका पालन पोषण, खाना पीना, सभी कार्य किसके अंडर में आते हैं? परिवार में ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का समाजीकरण भी परिवार के द्वारा होता है। परिवार जो है पहली इकाई जिसको हम बोलते हैं वो हमारा परिवार ही होता है। परिवार के संगठन एक मौलिक इकाई है, ठीक है, एक यूनिट इकाई है। अब परिवार के प्रकार कौन से हैं? एक एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार जहाँ पे एक परिवार ऐसा जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? जहाँ पे पति पत्नी दादा दादी सब मिलकर रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सभी सदस्य साधारणतः एक ही आवास में रहते हैं, भोजन तथा संपत्ति में साझेदार होते हैं। आजकल संयुक्त प्रणाली जो है वो खत्म होती जा रही है, उसका विघटन होता जा रहा है। एक आज सामाजिक संस्थान। सामाजिक संस्था क्या है? सामाजिक संस्था समाज का वह अंग है जिसके माध्यम से समाज में रह के इंसान आपस में इंटरेक्ट करके काम करता है। जैसे ये स्कूल है, सामाजिक संस्थाएं हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं जहाँ पे जैसे परिवार, रिश्ते, नातेदारी, जाति, धर्म, स्कूल आदि ये संस्थाएं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से समाज का निर्माण करती हैं। अब सामाजिक संस्था जो है समाज का वह अंग है जिसके माध्यम से समाज का रीति रिवाज, रहन सहन, सारे का सारे कौन से मूल्य चल रहे हैं उनका निर्धारण सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ही किया जाता है। उनके कुछ उदाहरण देख लीजिए। साहित्य परिषद, वरिष्ठ नागरिक क्लब, राष्ट्रीय का संस्कृति अकादमी, सिंधी अकादमी, राष्ट्रीय संगीत नृत्य अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, भारतीय नाटक मंच, ठीक है। हाँ, पर्यावरण की समस्याएं क्या क्या है? देखिए पर्यावरण संबंधी कुछ मुख्य समस्याएं हैं। जैसे क्या है हमारी? पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण। हम प्रदूषण जो है दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ओजोन परत का अक्षय हो जा रहा है, कमज़ोर होती जा रही है वो। हमारे ऊपर सूरज की सनलाइट जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही है। तो ये क्या है? पर्यावरण को नियंत्रण करना सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने बनी हुई है। वन्य जीव संरक्षण। हम वन्य जीव जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं तेज़ी से। तो उनके लिए हमारी सरकार ने क्या किया गया है? वाइल्ड लाइफ संरक्षण जो है अभ्यारण्य बनाई गई है। उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए बहुत सारे कानून लगाए गए हैं। समायोजन कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इकोलॉजिक्स जो हमारे इकोसिस्टम में है हम अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये समायोजन करना भी एक क्या है? एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। संसाधनों का संरक्षण। तेज़ी से संसाधन जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो उनका संरक्षण करने के लिए भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। मतलब डिफरेंट तरीके अपनाए जा रहे हैं संसाधनों के संरक्षण के लिए। ये भी हमारे सामने क्या है? संसाधनों का संरक्षण करना भी एक समस्या बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध आइंस्टीन ने कहा था कि दो चीज़ें असीमित होती, एक ब्रह्मांड और दूसरी मानव की मूर्खता। दो अलग अलग चीज़ें हैं। मानव की मूर्खता भी बहुत असीमित है, अनंत है। इन मानव ने अपनी लापरवाही के कारण बहुत सारी समस्याएं जो है अपने सामने उत्पन्न कर ली है। एक है प्रदूषण, दूसरा है निर्धनता, तीसरा अशिक्षा और चौथा है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। प्रदूषण आपको इसमें डिटेल में बताना क्या है? ओवर पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है। निर्धनता, अब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो निर्धनता तो आएगी ही, क्योंकि संसाधन कम है, यूज कम करेंगे चीज़ों की। हम अच्छे से देखो, छोटा परिवार जो होता है एक परिवार से लगाइए, एक बड़ा परिवार होता है, आपके 5 बच्चे हैं, आप उन किस किस की समस्याओं को छोड़ करेंगे? हम वो सारी की सारी, देखिए परिवार में माता पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक तो होता है कि हम 5 बच्चों का लालन पालन करें, एक होता है कि हम एक बच्चे का या 2 बच्चों का करेंगे। तो हम उन्हें सारी की सारी सुख सुविधाएं, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रहन सहन देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। तो ये क्या है? जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी निर्धनता आएगी, ठीक है। निर्धनता आएगी तो हम शिक्षा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। शिक्षा नहीं होगी तो फिर निर्धनता आएगी, काम नहीं होगा, ठीक है। अब आता है प्रदूषण। शिक्षा नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है, तो वो
चीज़ों का, पेड़ों को काटेंगे मतलब पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, जीव जंतुओं को मार देंगे, तो ये सब क्या है, अशिक्षा का, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रदूषण आएगा तो जनसंख्या का इफेक्ट डालेगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्या है, बहुत चार जो है मुख्य समस्याएं बनी हुई है, प्रदूषण, निर्धनता, अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि। क्लियर। पर्यावरण सरोकार समस्याओं का, सरोकार का वर्गीकरण क्या है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण समस्या और सरोकार, फिर आता है मानव पर्यावरण सरोकार। एक होता है कि प्रकृति, नेचुरली एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से कंसर्न करेंगे, एक होता है मानव मेड जो एनवायरनमेंट है उसको किस तरीके से कंसर्न करेंगे। पारिस्थितिकी का अंतर क्या है, देखिए पारिस्थितिकी का डेफिनेशंस क्या है। देखिए, इकोलॉजी, इकोलॉजी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इकोलॉजी शब्द हिंदी प्राय है, इकोलॉजी शब्द लैटिन के मूल रूप से ओइकोस तथा लोगोज से बना है, जिसका अर्थ है घर और ज्ञान। इस प्रकार इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ जीवों की ग्रह जीवन के ज्ञान से। ठीक है, अब इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं। पारिस्थितिकी क्या है, जो देखिए, एक होता है इकोलॉजी, एक होता है इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो देखिए ये क्या है, हमारी इकोलॉजी है। पारिस्थितिकी जीवधारियों के आपस में उनके पर्यावरण संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब इकोलॉजी क्या है कि जो परिस्थिति है, जो पर्यावरण है, उनका हम अध्ययन किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको ही हम इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर, बस इसको ज़्यादा रट्टे नहीं मारना है। अच्छा, देखिए पारिस्थितिकी के घटक कौन से हैं। देखिए, एक है जैविक, एक अजैविक। जैविक कौन से हैं, उत्पादक, हरितपादक, प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, उभयकारी, मृतोपजीवी, अपघटक, जीवाणु। अब आता है अजैविक। अजैविक कौन से हैं, जलवायु कारक, प्रकाश, तापमान, वर्षण वायु तथा वायुमंडल, भौमिक कारक, पोषक तत्व, अम्लीय, नमी और भौमाकृति और भूरूपाकृति जो कि भूमि की आकृति है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अजैविक में आ जाएंगे। फिर आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक कौन से होते हैं। देखिएगा, उत्पादक वे जीव हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं, जो पौधे उत्पादक होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता वे प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अपघटक वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं जो अपना जीवन निर्वाह के लिए अणुओं को तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और उत्पादकों के द्वारा दोबारा उपयोग किया जाता है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए जो प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन को खुद बना लेते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो कि पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, और अपघटक वो होते हैं जो पेड़ पौधे मर जाते हैं या फिर जानवर मर जाते हैं, उनको जो खाते हैं वो क्या आ जाएंगे, अपघटक हो जाएंगे। क्लियर। फिर आते हैं पारिस्थितिकी की संख्या, शाखाएं कौन सी है। पारिस्थितिकी की शाखाएं जो है, जनसंख्या पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी, व्यवहारिक, सामूहिक, समुदाय, आवासीय, भौगोलिक, उत्पादक, सौर ऊर्जा, समाजशास्त्र, प्रणाली पारिस्थितिकी और चरित्र शास्त्र, ये सारे के सारे क्या है, आपके पारिस्थितिकी की शाखाएं हैं। क्लियर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और सारी की सारी आप मुझे पहले बताइए कि क्लास किस तरीके की लग रही है। अगर पसंद आ रही तो ही कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।